पर्वत श्रृंखला पर एक अजीब सा सन्नाटा छाया था। अचानक उस सन्नाटे को चीरते हुए पेड़ों के बीच से एक 15-16 साल का लड़का यक्षित भागता हुआ बाहर निकला। उसका दुबला पतला शरीर थर थर कांप रहा था। उसकी आंखों में सिर्फ खौफ था और तभी उसका खौफ जंगल को चीरता हुआ उसके पीछे आया। भेड़ियों का एक झुंड, और न जाने कब से वो झुंड भूखा था। 14 साल के यक्षित के पांव थक चुके थे। वहीं भेड़ियों के पांव तेज गति से उसकी तरफ बढ़ रहे थे। आंखों में भूख, जिह्वा से लार टपक रही थी और अगले ही पल भेड़ियों ने यक्षित पर झपट्टा मारा। यक्षित लड़खड़ा कर गिर गया और अपने सामने मृत्यु को देखकर अपना चेहरा ढक लिया। लेकिन इससे पहले कि उस भेड़िए का पंजा यक्षित के चेहरे तक पहुंच पाता, हवा में बांस की एक लाठी घूमी और सीधा उस भेड़िए के चेहरे पर पड़ी। ये वार इतना जोर का था कि भेड़िया हवा में उड़ता हुआ पीछे पेड़ के तने से जा टकराया। भेड़ियों की दर्द भरी आवाज सुनकर यक्षित ने अपनी आंखें खोली और देखा कि उसका रखवाला सर से पैर तक काले रंग की पोशाक में ढका था। उसकी आंखें किसी तीखी कटार सी चमक रही थी। अपने सामने अपने रखवाले को देखकर यक्षित चिल्ला उठा, अरे इतनी जल्दी मुझे क्यों बचाने आ गए? मेरा एक हाथ पैर भेड़ियों के मुंह में होने के बाद आते ना तुम। परंतु उस लड़की ने एक झटके में यक्षित को ऊपर खींचा और झड़की देते हुए कहा, और तुम पंचम विद्या का अभ्यास किए होते तो एक ही दांव से 8 भेड़ियों का शिकार कर सकते थे। फिर तुम्हें अपनी दीदी के सहारे का इंतजार नहीं होता। ये सब नहीं सिखाया था क्या तुम्हें शक्तिशिला में? हाँ? गुस्से से भरा हुआ यक्षित अपना हाथ अपनी दीदी देविका से छुड़ा कर बोलता है, तुम्हारा भाई अभी अभी भेड़ियों का भोजन होने से बचा है और तुम उसे ही ज्ञान दे रही हो। तुम और पिताजी हमेशा ये अभ्यास, शक्तिशिला और प्रतियोगिता को लेकर क्यों शुरू हो जाते हो? मैंने कितनी बार कहा है नहीं करना मुझे अभ्यास, नहीं रहना मुझे ऐसी जगह जहां भूखे भेड़िए घूमते हैं। दम घुटता है दीदी, दम घुटता है मेरा इस जंगल में। लेकिन तभी एक कड़कती हुई आवाज गूंज उठती है, तो कहां रहना है तुम्हें? शहर के कमजोर घरों में जहां बच्चे सामान्य विद्यालय में पढ़ने जाते हैं? जैसे सपेरे को देखकर सांप अपना सिर झुका लेता है, ठीक उसी तरह अपने पिता श्रीकांत को देखकर यक्षित ने अपना सिर झुका लिया। श्रीकांत गुस्से से लाल थे और उन्होंने कहा, अरे उन विद्यालयों के बच्चे तुम्हारे चरणों में आ गिरेंगे जब उन्हें पता चलेगा कि तुम शक्तिशिला के विद्यार्थी हो। और तुम्हें यह मौका इसलिए मिल रहा है क्योंकि तुम्हारा जन्म कौशल के महान वंश में हुआ है और तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम अपने महान वंश का नाम रोशन करो। अगले ही पल श्रीकांत ने यक्षित का कंधा जोर से पकड़ा और कहा, तुम्हारा भागना और डरना बहुत हुआ। अब तुम उस महाप्रतियोगिता की तैयारी करो जिसके लिए मैंने तुम्हें सालों से अभ्यास करवाया है। पिता की बात को सुनकर यक्षित की आंखें भर आई और वो उनसे अपना कंधा छुड़ाकर जंगल की तरफ भागा। अपने कमजोर लड़के को देखकर श्रीकांत ने एक थकी हुई आह भरी और देविका ने कहा, भाई सिर्फ भागना जानता है बाबा, आखिर शक्तिशिला में लड़कियों के लिए अभ्यास का नियम क्यों नहीं है? अगर होता तो अपने वंश का नाम रोशन करने के लिए मैं अकेली ही काफी हूं। आखिर यक्षित की क्या गलती थी कि उसका जन्म उस वंश में हुआ है जिस वंश के पूर्वज भारत के सर्वश्रेष्ठ महानायक की मदद करने के लिए सदियों पहले अपना घर बार छोड़कर लंका के राक्षस राज के खिलाफ लड़ने गए थे। युद्ध के बाद वापस लौटते समय उस दल के कुछ सैनिक दक्षिणी विंध्य पर्वत के तराई भागों में बस गए। लंका में राक्षसों के वध में जो विद्या उन्होंने प्रयोग की थी, उस विद्या को जीवित रखने के लिए उन्होंने शक्तिशिला जैसे महाविद्यालय की स्थापना की। लेकिन यक्षित उस महान वंश के आज की पीढ़ी है। अपने अतीत और वर्तमान में खोए यक्षित के पांव अचानक रुक गए जब उसने फिर से वही आवाज सुनी जो सुबह सुबह उसके लिए मौत का पैगाम लेकर आई थी। हाँ, भेड़िए फिर से गुर्रा रहे थे, लेकिन इस बार सिर्फ पीछे से नहीं, हर तरफ से। यक्षित अपने पिता को याद कर एक सांस लेते हुए उनका मुकाबला करने के लिए तैयार हुआ। लेकिन अचानक भेड़ियों की गुर्राहट जोर की हंसी में बदल गई।
और पेड़ों के पीछे से चार लंबे चौड़े लड़के यक्षित की तरफ भागते हुए आए। उन्होंने छलांग लगाई और अगले ही पल यक्षित जमीन पर गिरा हुआ था। ये बच्चे यक्षित के सहपाठी हैं और उनका मुखिया विक्रांत हंसते हुए कहता है, भेड़ियों के साथ लड़ेगा नन्हे राजकुमार, पंच विद्या का प्रयोग करके लड़ेगा। यक्षित दर्द से कराह उठा और खींचते हुए बोला, छोड़ो, कपड़े छोड़ो मेरे। विक्रांत उसे चिढ़ाते हुए बोला, क्यों? सुबह तो भेड़ियों के डर से अपने कपड़े खुद उतार रहा था तू। विक्रांत का चमचा प्रतीक यक्षित का हाथ पकड़कर बोला, इसका नाम ऐसे ही मूर्खाधिराज थोड़ी ना पड़ा भाई। तृतीय विद्या से आगे बढ़ ही नहीं रहा है ये घोंचू। पांचवी विद्या कहां से लाएगा? खुद ही खत्म कर डालेगा ये अपने वंश को। अपना मजाक उड़ते हुए देखकर यक्षित को गुस्सा बहुत आया, पर वो कुछ कर नहीं सकता था। तभी विक्रांत फिर से बोल उठा, चल, भेड़ियों के साथ तो अभ्यास कर लिया तूने, अब थोड़ा हमारे साथ भी कर ले। सुनते ही यक्षित के कदम पीछे हटे और ये देखकर विक्रांत मुस्कुरा कर बोला, अबे ये तो भाग रहा है। अच्छा चल, तू भागने में ही माहिर है ना, तू भाग कर ही दिखा दे उस पहाड़ की चोटी तक। चल भाग, तेरा पीछा हम करेंगे और अगर तू हमसे जीत गया ना तो हम तुझे 3 महीने तक परेशान नहीं करेंगे। अपने आप को बचाने के लिए यक्षित के पास न तो कोई हथियार था और न ही कोई अपना। मजबूरी में यक्षित जल्दी से पीछे पलटा और लड़खड़ाते हुए गिरते पड़ते वहां से भागने लगा। जितना कोशिश वो भागने की कर रहा था, विक्रांत और उसके साथी उतने ही जोर जोर से हंस रहे थे। पहाड़ का रास्ता जंगल से होते हुए ऊपर की तरफ जा रहा था। यक्षित की सांसें फूल रही थी। वो सुबह से भाग रहा था, लेकिन अब उसके पैर उसका साथ नहीं दे रहे थे। आसमान की तरफ देखते हुए यक्षित मन ही मन कहने लगा, हे भगवान, कोई चमत्कार नहीं हो सकता क्या? क्या आप मुझे ऐसी शक्ति नहीं दे सकते ताकि मैं इन बदमाशों से निपट सकूं? कुछ ऐसी शक्ति दीजिए ताकि मैं अपने पिता की नजरों में कुछ बन सकूं, ताकि मेरी बहन भी मुझ पर ना हंस सके। आसमान से कोई चमत्कारी बिजली नहीं चमकी, बल्कि विक्रांत और उसके लड़कों ने यक्षित को चारों तरफ से घेर लिया। अगले ही पल विक्रांत ने यक्षित का गला पकड़कर कहा, चल, बाकी का रास्ता हम तुझे लेकर चलते हैं। यक्षित ने प्रार्थना करना भी बंद कर दिया। वो लोग उसके शरीर को नुकीले पत्थरों के रास्ते से खींचते हुए ऊपर की ओर ले जाने लगे। यक्षित मन ही मन सोचने लगा, शायद इसीलिए उसके पिता और बहन उसे मजबूत बनाना चाहते हैं। और तभी उसकी नजर चोटी की तरफ गई, जो बिल्कुल उसके करीब थी। उसे समझ आया कि ये खेल चोटी तक पहुंचने का नहीं, बल्कि ये लोग उसे चोटी के नीचे खाई में फेंक देंगे। अपने आप को बचाने के लिए यक्षित ने पूरी ताकत झोंक दी, परंतु विक्रांत उस पर भारी पड़ रहा था। अगले ही पल यक्षित ने विक्रांत के हाथों पर अपने दांत गड़ा दिए। विक्रांत दर्द से चिल्ला उठा और उसके हाथ से यक्षित छूट गया। मौका मिलते ही यक्षित जंगल की तरफ भागा। वो भाग रहा था और उसके कानों में विक्रांत के बदले की आवाज गूंज रही थी, कुत्ते के जैसे काट के गया है मुझे, पकड़ो इसे, कुत्ते की मौत ही मारेंगे इसे। लेकिन जंगल में भागते हुए पीपल के पेड़ के करीब से गुजरते हुए यक्षित मुस्कुराया। उसे पता था कि एक बार वो घने जंगल के अंदर घुस गया तो ये लड़के उसे पकड़ नहीं पाएंगे। कुछ भी हो, आखिर ये जंगल उसका दोस्त है। लेकिन तभी कुछ पल बाद यक्षित अचानक रुक गया। अपनी बाईं तरफ के पेड़ को देखकर उसकी खुशी गायब हो गई। उसने सोचा, ये तो वही पीपल का पेड़ है जिसके बगल से कुछ ही पल पहले गुजरा था वो। मतलब कि वो जंगल में खो गया है। अब विंध्य पर्वत के जंगलों में उसे भटकना पड़ेगा। भूख प्यास से परेशान यक्षित को तभी याद आया कि शक्तिशिला में सप्तम विद्या भी सिखाते हैं, जिसके प्रयोग से कोई भी सूरज की दिशा को देखकर अपना रास्ता ढूंढ सकता है। लेकिन जो तीसरी विद्या तक पास नहीं कर पाया, वो सप्तम विद्या का प्रयोग करेगा भी तो कैसे? उलझन में वो रोने लगा और तभी एक नर्म हाथ उसके मुंह पर कस गया। यक्षित के सामने किसी अप्सरा से भी सुंदर एक लड़की खड़ी थी, जिसे देखकर यक्षित फुसफुसाया, इंदुमती। इंदुमती अक्सर उसे महाविद्यालय जाते हुए रास्ते में मिल जाया करती थी। उसे लड़के इस जंगल में कभी फल तो कभी फूल चुनते हुए देखा करते थे। यक्षित ने भी इससे पहले कई बार उसे बस दूर से ही देखा था, लेकिन आज वो लड़की उसके ठीक सामने खड़ी थी।
इससे पहले कि यक्षित कुछ कहता, इंदुमती बोली, इस तरफ से निकलो वरना वो लोग फिर आ जाएंगे। यक्षित को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो अटकते हुए बोला, लेकिन तुम्हें विक्रांत के बारे में कैसे? इंदुमती अपनी कोमल उंगली उसके होंठों पर रखती हुई बोली, तुम्हारी हैरानी और उनकी शैतानी दोनों ही देख रही थी मैं, और देखा नहीं गया मुझसे, इसलिए मैं आ गई तुम्हारी मदद को। चलो चलो मेरे साथ, यहां से एक मार्ग है जो हमें बाहर ले जाएगा। इतना कहकर उसने अपने नर्म हाथों से यक्षित की कलाई पकड़ी। उसके छूते ही यक्षित को जैसे एक झटका सा लगा। इंदुमती का यह स्पर्श यक्षित के लिए बिल्कुल अनोखा था। इंदुमती उसे लेकर घने जंगलों की पतली पगडंडियों से होकर भागती चली जा रही थी। उसके काले घने बाल हवा में लहरा रहे थे और उसमें से फूलों की भीनी भीनी खुशबू उसके दिमाग पर छा रही थी। इस समय यक्षित को और कुछ भी याद नहीं रहा, न वो भेड़िए न वो लड़के, बस वो इंदुमती के साथ कदम से कदम मिलाते हुए आगे बढ़ रहा था। लेकिन अचानक इंदुमती ने उसका हाथ छोड़ दिया। उसने अपने हाथ की तरफ देखा जिस पर इंदुमती की उंगलियां नहीं थी, और अगले ही पल वो लड़की जंगलों में गायब हो गई। और तभी यक्षित किसी से जा टकराया और एक जानी पहचानी आवाज ने उससे कहा, वापस आ गए नन्हे राजकुमार, हाँ? ये आवाज विक्रांत की थी। तभी प्रतीक ने कहा, जो लड़की विक्रांत के लिए आहें भरती है वो इसके लिए इतना तो कर ही सकती थी। विक्रांत ने एक जोरदार घूंसा यक्षित के पेट में मारकर बोला, ये ले मुझे काटने की सजा। पेट में चोट लगते ही यक्षित दर्द से तड़पते हुए घुटनों पर गिर गया। यक्षित के गिरते ही विक्रांत के बाकी साथी भी उस पर टूट पड़े। थोड़ी देर बाद विक्रांत उन सभी को रोककर बोला, नहीं, या नहीं, इसे उसी पर्वत की चोटी पर लेकर चलो, वहीं मृत्यु देंगे इसे। वो लोग यक्षित के हाथ पैर मुंह पकड़कर उसे घसीटते हुए जंगल के रास्ते उसी पर्वत की चोटी पर ले जा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ बाकी बच्चों को घर लौटते देखकर श्रीकांत को यक्षित की चिंता हुई। उनके मन में तरह तरह के उल्टे सीधे ख्याल आने लगे। यक्षित अभी तक क्यों नहीं लौटा? कहीं मेरी डांट के कारण सचमुच घने जंगल के रास्ते वो शहर की तरफ तो नहीं चला गया? श्रीकांत और देविका दोनों ही यक्षित को ढूंढने के लिए तुरंत घर से निकल पड़े। अंधेरा घिरने लगा था। भेड़ियों के रोने की आवाजें अब सुनाई देने लगी थी। दोनों पिता और बेटी उस अंधेरे में यक्षित को पुकारते हुए आगे बढ़ रहे थे। वहीं दूसरी तरफ यक्षित अपने पिता और बहन की आवाज सुनने के बाद भी अपना मुंह बंद होने के कारण मदद के लिए चीख नहीं पा रहा था। विक्रांत और उसके लड़कों की पकड़ मजबूत थी। यक्षित चाहकर भी लड़कों की मजबूत पकड़ के कारण असहाय था। उसका कोई प्रतिरोध किसी भी काम नहीं आ रहा था। बेबसी के कारण उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और अगले ही पल वो लड़के यक्षित को घसीटते हुए पर्वत की चोटी तक ले आए। विक्रांत तेजस और प्रतीक को आदेश देते हुए बोला, बड़ी मुश्किल से हाथ आया है, इसे इस पर्वत की चोटी से नीचे लटकाओ। जब ये डर से चीखेगा ना, तब आएगा मजा। तेजस और प्रतीक यक्षित के हाथ पकड़कर उसे पर्वत के नीचे झुलाने लगे। नीचे खाई को देखकर यक्षित डर से रोने और चिल्लाने लगा। विक्रांत और उसके साथी जोर जोर से हंसने लगे, लेकिन तभी प्रतीक और तेजस का पांव फिसला और यक्षित का हाथ उनके हाथ से छूट गया। यक्षित खाई के अंधकार में गिर रहा था और अगले ही पल उसकी एक दर्द भरी चीख पूरी तराई में गूंज गई। विक्रांत और उसके साथी डर के मारे वहां से भाग गए। वहीं यक्षित की ये चीख आधे मील दूर खड़े श्रीकांत और देविका ने भी सुनी। उन्होंने हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखा और उनके मुंह से एक साथ निकल पड़ा, यक्षित! पहाड़ की तराई में खून से लिप्त यक्षित मृत समान पड़ा हुआ था। क्या हुआ यक्षित का? क्या मृत्यु उसे अपने साथ ले जाएगी या कुछ और लिखा है उसके भाग्य में? जानने के लिए सुनते रहिए युग पुरुष यक्षित।